रिकॉर्डिंग। चलो ये क्वेश्चंस तो देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन कौन सा, ए डी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट। देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है वो देखना। सबसे पहला हमारे पास क्या है, इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर जाता है, जितना ज्यादा हम डालेंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। दूसरा हमारे पास इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब कंसंट्रेशन, जो चेंज इन हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास जितना ज्यादा कंसंट्रेशन रखोगे उतना ज्यादा होता है, तो अमाउंट पे डिपेंड कर गया। नेक्स्ट हमारे पास इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। अब जैसे देखो अभी तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, उसमें सिर्फ मोलारिटी का पढ़ा। आगे हम लोग देखेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, पहले तो यहां समझना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट में सॉल्यूट ऐड करना। हमारे पास colligative properties are those properties which are depends on amount of solute, कि सॉल्यूट कितना डाल रहे हैं उस बात पे जो डिपेंड करेगा, जो प्रॉपर्टी, उसी को क्या बोलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अभी अगर हमने अभी तक जो बोले हैं तो उसमें हमने क्या बोला, अगर मान के चलो कि किसी दो सॉल्यूशन है, एक में हमने नमक डाला एक में चीनी डाला। अब मान के चलो दोनों का मोलारिटी 1:1 है, तो तुमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसके हिसाब से डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के एफ इंटू हमारे पास मोलारिटी। अगर मान के चलो कि जो हमने ले लिया मोलारिटी हमारे पास शुगर का, या ग्लूकोज लिख देते हैं बेहतर होगा, हमने ग्लूकोज का मोलारिटी जो है वो 1 मोलर है, और दूसरा हमने उसमें ऐड कर दिया है NaCl। अब उसका भी मोलारिटी क्या है, 1 मोलर। जो सॉल्वेंट है वो पानी ही है, तो KF जो होगा वो वाटर का यूज होगा, तो फॉर्मूला तो वही रह जाएगा, पुट करोगे तो 1:1। अब यहां पे हम समझा रहे हैं नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। अब देखो जब हम ग्लूकोज को डालेंगे पानी में तो ग्लूकोज ही रहेगा, चेंज तो नहीं होगा, ग्लूकोज से दूसरा कुछ तो नहीं बन जाएगा। अब दूसरा मान के चलना NaCl को जब पानी में डालोगे तो पता है क्या होगा, Na+ और Cl- में ब्रेक कर जाएगा। तो अगर हम 1 मोल डालेंगे तो बन जाएगा कितना, 2 मोल, क्योंकि पानी में डालने के बाद Na और Cl एक साथ नहीं रहेगा, अलग अलग हो जाएगा। तो हमने डाला था 1 मोल, बन जाएगा कितना, 2 मोल। तो 2 मोल के हिसाब से प्रॉपर्टी चेंज होगा। तो यहां पे क्या हमारे पास ग्लूकोज और NaCl पे डिपेंड कर गया। यहां पे जो मोलारिटी लेते वो हमारे पास 1 मोलर लेते ग्लूकोज के केस में, मगर जब इसी चीज को पानी में डाल देंगे तो 1 मोलर नहीं होगा, वो हो जाएगा 2 मोलर। वो आगे पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। तो डिपेंड कर जाता है नेचर पे। ये कैसा है, एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, और ये कैसा है, आयनिक मॉलिक्यूल्स। दोनों का नेचर अलग अलग, तो नेचर पे डिपेंड कर रहा है। क्या बात समझ में आ गया। तो ये हमारे पास दूसरा नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, और दूसरा इट इज ए इंडिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो ये इंडिपेंडेंट कहां हो गया, डिपेंड तो कर रहा है, ग्लूकोज और हमारे पास NaCl लिए डिपेंड कर रहा है ना। अगर हमारे पास दोनों में सेम बॉइलिंग पॉइंट होता तब हम मानते हैं कि हमारे पास मोलारिटी हमारे पास अगर कांस्टेंट है, कोई भी कंपाउंड्स ले लेंगे अगर सेम बॉइलिंग पॉइंट होगा तो इंडिपेंडेंट हो जाता। मगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास ग्लूकोज और हमारे पास NaCl, अगर 1 मोलर है, हमारे 1 मोलर सॉल्यूशन है, मगर दोनों में अलग अलग चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये तो डिपेंड कर गया, तो यही ऑप्शन हमारे पास क्या है, नॉट ट्रू। क्या बात समझ में आ गया, बढ़े आगे। चलिए ये न्यूमेरिकल है। देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए जब भी आपसे अगर ना बन रहा हो तो सबसे पहला तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको फॉर्मूले से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिंपली जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, फॉर्मूला दिया हुआ पुट करना, बना लेना है। अब देखो सिंपली दिया हुआ क्या है उस पर डिपेंड करना। देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, इतना ग्राम हमारे पास नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व कितने में हो रहा है, 100 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट पता हो गया, ये मोलारिटी निकालने में काम आएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज एलिवेटेड बाय 0.173 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब ये जो पॉइंट दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, इतना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है, एब्सोल्यूट नहीं दिया हुआ है, ये रिलेटिव दिया है कि जितना भी हुआ होगा उसमें जो चेंज आया होगा वो 0.173 आया होगा।
क्लियर? तो वो क्या है, डेल्टा टी एफ का वैल्यू है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हमसे पूछा कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहां से सीधा सिंपली जो फॉर्मूला पहले तो यहां से लिख लो, वेट हमारे पास जो है वो सॉल्यूट का दे दिया हुआ है कितना 3.42, वेट हमारे पास जो है वो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है क्या, वाटर, इसका वजन दे दिया हुआ 100 ग्राम। क्लियर? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट जो दे दिया हुआ वो 0.173 दे दिया हुआ। क्लियर? और दूसरा हमारे पास जो केबी ऑफ वाटर, केबी ऑफ वाटर ये दे दिया हुआ है 0.52। क्लियर? अब आपको फॉर्मूला पता है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलारिटी को लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में है तो 1000 से क्या कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो गौर से देखो, क्या हमारे पास सब कुछ पता है एक्सेप्ट इसके, तो बस सब कुछ पुट करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, डेल्टा टीवी को नीचे लाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। क्लियर? बनाओ।
फिर से शुरू करते हैं। पॉइंट क्या था? जिसमें हमारे पास सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम हो। तो इस पॉइंट पे सेम आया, तो यहाँ पे हमारे पास यूज कर रहे हैं, ये हम टेम्परेचर जो यूज कर रहे हैं वो T0F कर रहे हैं, मतलब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? और ये जो हमारे पास है वो TF कंसिडर कर रहे हैं, ये हमारे पास सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि इस केस में सॉल्यूशन और सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? सेम। तो हमारे पास ये जो पहले था ज्यादा सॉल्वेंट के केस में, जब उसमें हम सॉल्यूशन बना रहे हैं मतलब सॉलिड आ रही होंगे, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? घट गया। अगर फ्रीजिंग पॉइंट घट गया तो इसी को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और यही क्या हो, अगर जब हम वेपर प्रेशर जब हम बात कर रहे थे बॉइलिंग पॉइंट में, तो बॉइलिंग पॉइंट में भी हमारे पास प्रेशर जो वही सेम काम हुआ था, लिक्विड का वेपर प्रेशर घट गया था। तो उसको बराबर होने के लिए एटमॉस्फेरिक के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत था। अगर ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत था तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा था, इसलिए वहां पे यूज किए थे एलिवेशन, और यहां पे घटा है तो डिप्रेशन। क्या बात समझ में आया? चलो तो यहां पे लिखेंगे क्या? पहले तो समझ लेना फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, ताकि बाद में समझने में आसानी हो। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? जिस पॉइंट्स पे हमारे पास क्या हो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड और वेपर प्रेशर लिक्विड सेम आ जाए, द टेम्परेचर या द पॉइंट्स लिखे ना, द पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर ऑफ solid and vapor pressure of liquid become equal is known as freezing point। अब यहां समझेंगे कि जैसे हमने सॉल्यूट डाला तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर लिक्विड का घट जाएगा, और घट जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, और उसी फ्रीजिंग पॉइंट को घटने को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। व्हेन non volatile solute is added in volatile solvent, then vapor pressure of solvent या vapor pressure of liquid solution is decrease, hence freezing point कहाँ कर रहे हो रे? hence freezing point of liquid also decreases, and this is known as depression in freezing point। लिख लीजिए।
बढ़े? सब लिख लिया, तुम लोग कर क्या रहा था रे? कर लिखते रहना बाद में। चलो अब हमारे पास सेम जैसे बॉइलिंग पॉइंट में हमने किया कि चेंज इन हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बोल सकते हैं। उसी तरह हमारे पास क्या बोलेंगे कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो डेल्टा टी एफ बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब के एफ आ जाएगा। वहां पे के भी यूज किए थे, यहाँ पे के एफ इंटू मोलालिटी आएगा। या तो ऐसा लिख सकते हो, मोलालिटी को एक्सपेंड कर सकते हो, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में है तो ऊपर क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब दूसरा, यहाँ पे हमारे पास वेयर डेल्टा टी एफ क्या है, वेयर डेल्टा टी एफ क्या होगा, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो या तो हमारे पास मोड के टर्म्स में लिखो, या तो फिर हमारे पास बिना मोड के अगर लिखेंगे तो हायर हमारे पास क्या होगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो सॉल्यूशन का होगा। टी एफ नॉट जो ग्राफ में हम कंसिडर करते थे वो प्योर का कंसिडर किए थे, तो प्योर का हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे पानी है तो पानी हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा, और जब उसमें हमने कुछ अनवोलेटाइल अगर डाला तो वो 0 से क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा तो वो कम होगा ना, तो चेंज जो निकालोगे बड़े से छोटे में घटाओगे तभी तो हमारे पास पॉजिटिव का डिफरेंस आएगा। अगर उल्टा कर दोगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अगर उसी से बचना है तो मोड लगा लेना। तो यहाँ डेल्टा टी एफ सॉरी, ये हमारे पास प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट और ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये क्या है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। दूसरा हमारे पास के एफ क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। वहां पे क्या लिखे हुए थे, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट। और वहां पे एक टर्म्स और लिखे थे, क्या था, इलोबोस्की, क्या था रे यार, क्या था देखना तो एक बार, इलोबोस्की, हाँ इलोबोस्की जो भी था। यहां पे जो टर्म्स होता है उसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मैं क्या ऑन किए फिर नहीं किए, और हमारे पास क्या बच गया, बाकी बात तो सब कुछ लिखा हुआ है। एम क्या है हमारे पास, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। जैसे हमने याद करो कि के बी बराबर कुछ लिखा हुआ था, के बी बराबर हमने क्या लिखा हुआ था, आर डेल्टा टी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू लाइटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, सॉरी वेपराइजेशन। यहाँ पे जो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। लाइटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन था, यहाँ पे हमारे पास सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए क्या, कौन सी एनर्जी यूज होती है, फ्यूजन। तो हमारे पास फ्यूजन आ जाएगा। यहाँ से साइड में लिख लेना, वेयर के एफ इज इक्वल्स टू आर टी एफ का होल स्क्वायर। टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, डिवाइडेड बाय हमारे पास 1000 और लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये पर ग्राम लेंगे। अच्छा यहां से देख लेना, अगर हमारे पास पर मोल दिया हुआ है तो मोल्स को पर ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, तो ये मॉलिक्यूलर मास ऊपर चला जाएगा। तो अगर उसमें वहां पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो लोगे वो पर ग्राम में लोगे। अगर ये पर मोल दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करोगे। और ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसका है, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में फ्रीज कौन हो रहा है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। तो यहां मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट कंसीडर करना, लिख देते हैं। बस यहां पे सिर्फ लिख देते हैं टीएफ क्या है, बाकी बात तो सब कुछ पता है। वेयर टीएफ हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। हमारे पास एलएफ क्या है,
latent heat of fusion in per मोल। अगर पर ग्राम लिखोगे तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई, जो ऊपर मल्टीप्लाई किया को जरूरी नहीं है। पर मोल कंसीडर करोगे तब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। अगर हमारे पास पर ग्राम दिया हुआ है तो कोई भी मॉलिक्यूलर मास नहीं आएगा। और MB क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर पर ग्राम करना तो MB हटा देना, इतना लिख लो। तो गौर से देखोगे सब कुछ फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का सब सेम है, बस वह F और B का अंतर है। हाँ बोलो। KF इज इक्वल्स टू ये मोलल MO होना चाहिए, MOLAL मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। बोलो बालक, क्या नहीं पता चल रहा है? अरे बोलेगा तभी तो पता चलेगा। लिख लिया। RTF, ये RTF, TF क्या है हमारे पास? फ्रीजिंग पॉइंट इंटू MB डिवाइडेड बाय 1000 इंटू LF। LF है लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अरे ये दो चीज़ें, हम एक चीज़ ऑब्जर्व किए हैं, अभी दूसरा पेन यूज़ करेंगे ना, पर ये वाला यूज़ करते हैं, ये बेहतर चलता है थोड़ा सा। इसमें भी डिपेंड कर जाता है, उसमें ये चलता है पेंट ब्रश वाला, तो उसमें ऐसे लिखने में देखने के बाद लगता है कि ठीक लिखे हैं, इसमें देखने के बाद लगता है कि ठीक तो नहीं लिखे हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है। और यही जब कॉपी में लिखेंगे तो फिर उसमें तो अलग ही पता चलेगा। चलो हो गया, चल रहा है तो ही लिख रहा है। अच्छा इधर भी है, जल्दी करो बालिके। हो गया था। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, हाँ मोलर मास, सॉरी। अब मॉलिक्यूलर मास भी लिखोगे तो वही चीज़ होगा। मोलर मतलब हो जाता है 1 मोल का मास। चलो देखो ये क्वेश्चंस, ये हमारे पास PYQs है। चलो पता चल रहा होगा क्या दिया हुआ है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF ऑफ बेंजीन इज 5.12 हमारे पास Kelvin kg per mole. The freezing point depression for the solution of molarity 0.078 molal contain a non-electrolytic solute in benzene। ठीक है, चलो देखो क्या क्या हमारे पास दे दिया हुआ है। KF का वैल्यू दे दिया हुआ है, KF का वैल्यू दे दिया हुआ है 5.12। दूसरा दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द
छोड़े, हमें पता करना है डेल्टा टी एफ पता करना है, क्या होगा, मोलालिटी दे दिया हुआ है 0.078, क्लियर, फॉर्मूला पुट करो, यही तो निकालना है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलालिटी, डेल्टा टी एफ निकालना है, के एफ का वैल्यू 5.12, मोलालिटी दे दिया हुआ है 0.078, मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा वही होगा, लिख लो, जब बाद में लिखोगे बड़े आगे। कुछ लोग लिख रहे हो नहीं, अरे क्या कर रहे हो, इतना छोटा क्वेश्चन बक। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये 2017 का है, इफ मोलारिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट विल बी, के एफ का वैल्यू क्या होगा जब मोलारिटी हम लोग क्या कर दें, चेंज कर देंगे, बताओ। ये जो के एफ का वैल्यू है, एक बार मोलारिटी जो रखे हैं वो मान के चलो कुछ भी 1 रख दिए, अब अगर मोलारिटी हमने कर दिया 2 तो हमारे पास के एफ का वैल्यू क्या होगा, के क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वो डिपेंड करता है, वो हमारे पास फॉर्मूला लिखवाए हैं, के एफ इज इक्वल्स टू हमारे पास आर टी एफ का स्क्वायर 1000 इनटू हमारे पास लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये इस पे डिपेंड करेगा। तो कहीं पे यहाँ पे दिख रहा है मोलालिटी कंसंट्रेशन का कोई टर्म्स, जब नहीं लिखा हुआ तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड, खत्म, इतनी ही बात करना था, अनचेंज, क्लियर, आगे बढ़े। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, ये है 2010 का क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, मॉलिक्यूलर मास दे दिया हुआ, हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 68.5 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन विल बी, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट हमें बताना है, फ्रीजी और के एफ का वैल्यू दे दिया वाटर का। अब यहाँ से ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 68.5 ग्राम, ठीक, तो सब कुछ तो दे दिया हुआ, फॉर्मूला लिखवाए हैं, जो लंबा वाला जो मोलारिटी में वेट बाय लिखवाए ना, पुट करो, तुमको सिर्फ निकालना है डेल्टा टी एफ, जो डेल्टा टी एफ आएगा, पानी कितने पे फ्रीज करेगा, 0 पे, जो घटेगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव में आएगा, मान के चलो -5 अगर हमारे पास -5 पे हमारे पास फ्रीज किया तो चेंज इन हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा, 5, अरे 0 -5 तो डायरेक्ट आ गया, तो जो वैल्यू आएगा बस उसको नेगेटिव करना है डिग्री सेल्सियस में, तो फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू वेट सॉल्यूट का हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा 1000, सॉल्यूट क्या है हमारे पास, सुक्रोज, तो सुक्रोज का वेट देखो तो हमारे पास दे दिया हुआ है 68.5, मॉलिक्यूलर मास भी दे दिया हुआ है 342, और हमारे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो अगर ये 1000 ग्राम तो डायरेक्ट 1 kg लिख सकते थे, 1000 तो कैंसिल हो जाएगा, तुमको बस यही सॉल्व करना है, तो के एफ भी दे दिया हुआ 1.86, पुट करो, बनाओ, अरे फॉर्मूला लिख दिए, कम से कम पुट करके तो बना आगे, इतना लेजी, अरे बालक का पुट कर दे रहा तुम, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे दिया देखो तो 68.5 है ना, वो तो मॉलिक्यूलर मास दे दिया हुआ है,
क्वेश्चंस ना लिखती, वहाँ पे लिखती कि नीट 2010 का क्वेश्चंस है, टाइम टेकिंग कम होता, क्वेश्चंस बनाती। बाद में तो पीडीएफ मिल ही जाता है, तो क्वेश्चन लिखने से बजाय क्वेश्चंस बनाओ, बेहतर होगा। कितना आया आंसर वालक? 0.372। तो प्लस में हो जाएगा कि माइनस में होगा? अरे माइनस में ना, अरे फ्रीजिंग पॉइंट बोला है ना, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ी बोला है। पानी जो होगा वो जीरो पे अगर हमारे पास फ्रीज होगा तो अब वो तो जीरो से घटेगा ना, तो जीरो से घटेगा तो नेगेटिव में आएगा। बात समझ में आया? जब भी हमारे पास फ्रीज, जब बॉइलिंग पॉइंट बोलेगा मतलब 100 डिग्री से ज्यादा, जब फ्रीजिंग पॉइंट बोलेगा तो 100 डिग्री 0 डिग्री से कम होगा। इतनी बातें क्लियर रखना। देखो KF का वैल्यू दे दिया हुआ 1.86, वेट हमारे पास दे दिया हुआ 68.5, मॉलिक्यूलर मास दे दिया हुआ 342, वेट दे दिया हुआ 1000 और ऊपर भी हमारे पास 1000। इसको सही बस सॉल्व करना था। ये आएगा तुम्हारे पास 0.372। अब देखो हमारे पास अभी कुछ देर पहले बताए थे, हमारे पास जो होगा ये डेल्टा TF बराबर क्या लिखवाए थे? TF नॉट मतलब हमारे पास प्योर का माइनस हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। तो अगर यही तो निकालना है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज नहीं निकालना है। तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास ये कितने पे पानी जो फ्रीज करेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 माइनस हमारे पास TF आ जाएगा। ये कितना आ गया? 0.372। अब देखो ये माइनस है, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो यह हमारे पास TF बराबर क्या हो जाएगा? -0.372 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? हो गया? जल्दी कर रहे बालक। अरे सही कैलकुलेशन किया था ना, तुम पे भरोसा करके हम लिखे हैं, मम्मी कसम। चलो दूसरा क्वेश्चन देखना क्या बोला है। हमारे पास 0.002 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अच्छा ये तुम लोग से नहीं बनेगा, ये हमारे पास क्या होगा? डिसोसिएट करेगा। और अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे वेंट ऑफ फैक्टर, तो उसके बेसिस पे बनेगा ये क्वेश्चंस। क्योंकि अभी कुछ देर पहले बताए थे जैसे NaCl हम 1 लेंगे मगर हो पानी में डालेंगे तो ऐसे कितना हो जाएगा? 2। तो उसके हमारे पास जो अभी पढ़ रहे हैं फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में चेंजेस आएगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? वाह 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 वाह, कैटलिस्ट है वो। इलेक्ट्रोलाइट आर दोज केमिकल स्पीसीज विच कैन ब्रेक इनटू आयंस। आयंस में टूट जो जाए उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब उसमें पढ़ते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। याद आया? जो कंप्लीटली टूट जाए वो स्ट्रॉन्ग, पार्सली टूटे वो वीक। चलो दूसरा क्वेश्चन। अच्छा ये भी आयनाइजेशन का है। अच्छा इधर आयनाइजेशन का ही है क्या? नहीं, ये आयनाइजेशन का नहीं है हमारे पास। चलो इस क्वेश्चन को देखना क्या दिया हुआ है। इतना हमारे पास 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जिसका मॉलिक्यूलर मास दे दिया हुआ है 250 वाज डिसॉल्व इन इतना ग्राम ऑफ बेंजीन। इफ फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ गया? इफ द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF ऑफ बेंजीन दे दिया हुआ है इतना, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन विल लोअर बाय, मतलब डेल्टा TF चेंज। लोअर मतलब चेंज पूछ रहा, तो कुछ नहीं आपसे वही पूछ, डेल्टा TF बराबर पुट करना है KF इनटू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। ये वेट आ जाएगा सॉल्वेंट का इनटू हमारे पास 1000। तो KF का वैल्यू कितना हो गया? 1.5
5.12। वेट सॉल्यूट का कितना दे दिया हुआ, 1 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास देखो 250 दिया हुआ है। वेट ऑफ सॉल्वेंट जो दे दिया हुआ है बेंजीन में कितना है, 51.2 ग्राम। अगर ये ग्राम है तो ऊपर 1000, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 24 जा 100। अब मल्टीप्लाई करो। अच्छा देखो ये भी हमारे पास, देखो तो गौर से देखो तो ये 10 टाइम्स में कैंसिल होगा, और ऊपर हमारे पास 4/10। 4/10 मतलब ये क्या आ गया, 0.4। तो 0.4 से हमारे पास चेंजेस आएगा। अब 0.4 डिग्री सेल्सियस दिया रहे या केल्विन दिया रहे, चेंज हमारे पास सेम ही होता है। एब्सोल्यूट थोड़ी बोला कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, चेंज बोला है ना, तो चेंज जब भी निकालेंगे तो चेंज हमारे पास सेम आएगा। चलो जल्दी करो। सब कुछ ठीक बालिक है। बड़ा मुस्कुराते हुए देख रहा है। बोर्ड में तो कुछ नहीं, और कुछ है नहीं। अरे जल्दी लिख रहे। ये तुम लोग को बनाने, कैलकुलेशन भी इजी था। बढ़े आगे। बनाओ फिर ये क्वेश्चंस। क्या दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है यूरिया का, मॉलिक्यूलर मास दे दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास इतना है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ KF एंड KB ऑफ वाटर इतना दे दिया हुआ है, द एबव सॉल्यूशन विल फ्रीज एट। ठीक है, अब यहां से समझना, हमने ऐसो वाटर में क्या डाला, यूरिया। यूरिया हमारे पास डाला, यूरिया जब डालेंगे तो फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो 100 पे प्योर पानी होगा, तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया, 0.18। अरे 100 पे पानी का था, चेंज कितना आया, 1.18 का ही ना आया। तो डेल्टा TF जो डेल्टा TB दे दिया हुआ। अब देखो, और दूसरा दे दिया हुआ, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गिर रहा है, तो मतलब 1 atm प्रेशर है, उसका कोई लेना देना नहीं है। इफ KF एंड KB दे दिया हुआ है, तो यहां से तुम मोलालिटी सबसे पहले निकाल सकते हो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से मोलालिटी निकालोगे, डेल्टा TB का वैल्यू आ गया 0.18। क्लियर। यहां से डेल्टा TB बराबर क्या पढ़ते हो, KB इंटू मोलालिटी पढ़ते हो। ये दे दिया हुआ है 0.18, तो यहां पे KB का वैल्यू देखो तो सेकेंड नंबर वो हमारे पास क्या है, 0.512 इंटू मोलालिटी इज इक्वल टू 0.18। तो मोलालिटी बराबर लिख सकते हो 0.18 डिवाइड बाय 0.512। क्या बात समझ में आ गया। अब ये क्या निकल गया, मोलालिटी। हमसे पूछा हुआ है कि फ्रीजिंग पॉइंट अब बताओ, तो फ्रीजिंग पॉइंट अब नहीं निकाल सकते, तो यहां पे डेल्टा F बराबर क्या हो जाएगा, KF इंटू मोलालिटी। KF वाटर का दे दिया हुआ 1.86 इंटू मोलालिटी हमारे पास निकाल लिए हो 0.18 डिवाइड बाय 0.512। अब जो इसमें जो करोगे तो ये क्या आएगा, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, और हमसे पूछा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, तो जो आएगा उसमें नेगेटिव लगा देना। अगर डिग्री सेल्सियस में ही नहीं पूछा हुआ है तो पानी डिग्री सेल्सियस पे कब फ्रीज होता है, 0 पर, तो 0 से घटेगा, तो 0 में कुछ तो घटाना नहीं है, बस साइन क्या लगाना है, नेगेटिव। क्या, अरे बनाओ यार, करो। है B होगा, B होगा तो फिर
ऑप्शन नंबर बी। सठिया गया है सब तुम लोग, जल्दी करें। हो गया, खत्म हो गया क्या? हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर समझेंगे होता क्या है। पहले तुम लोग पढ़ चुके हो ऑस्मोसिस, सेल में बायो में तो पढ़े होगे ना। क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। किसका हायर कंसंट्रेशन? वाटर के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगा। अब यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे वो सॉल्वेंट बेसिस पे बात करेंगे। अब यहाँ से समझना ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। एक हमने, अच्छा इससे समझने से पहले फिर से वही एक एग्जाम्पल, दो पिचकारी हमने लिया, दो पिचकारी को हंस का हो रहा है, अरे सब पिचकारी कॉमेडी हो रहा है। दो पिचकारी दोनों हमने कनेक्ट किया है एक पाइप से। अगर मान के चलो कि एक को हम कंप्रेस करेंगे, या दो पिस्टन है, दो पिस्टन है, दोनों पिस्टन हमारे पास कनेक्टेड है। अगर दोनों कनेक्टेड है तो एक पे जब ज्यादा, एक पे प्रेशर लगाएंगे तो इसमें जो हमारे पास लिक्विड भरा होगा वो दूसरे में शिफ्ट होगा। सिंपल। तो जिधर ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उधर का लिक्विड हमारे पास दूसरे, जिधर हायर प्रेशर से वो लोअर प्रेशर की ओर शिफ्ट करेगा। अब हमारे पास समझना कि एक हमारे पास चेंबर है और इस चेंबर में हमारे पास क्या है कि एक छोटा सा हमने लेयर लगाया हुआ। ये जो लेयर है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहने का मतलब है कि इस मेम्ब्रेन जो हमारे पास वॉल होगा, एक जैसे एक पार्ट कंटेनर है उसमें दो पार्ट है, दो पार्ट को बीच में हमने एसपीएम डाल दिया। तो एसपीएम क्या करेगा, एसपीएम में हमारे पास होल्स होते हैं। अब उस होल में सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेगा। सॉल्वेंट पार्टिकल्स करने का मतलब है कि अगर हम पानी कंसिडर कर रहे हैं तो पानी में अगर कुछ मिक्स कर रहे हैं तो सिर्फ हमारे पास मूवमेंट किसका होगा, वाटर का। अगर हमने उसमें यूरिया डाला या दूसरा कोई भी सब्सटेंस डाला तो वो हमारे पास क्या होगा, मूव नहीं करेगा। अब यहां से देखना, एक में हमने कंसिडर कर रहे हैं कि एक में हमारे पास क्या है, एक में हमारे पास सॉल्यूशन, एक में हमारे पास जो होगा वो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, और दूसरे में हमारे पास जो होगा वो सॉल्वेंट है। अब यहां से बात बताना, अगर किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम बात करें तो किसका हमारे पास ज्यादा वेपर क्रिएट होगा, सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का? वेपर किसका ज्यादा क्रिएट होगा, सॉल्वेंट का। तो इस केस में भी हमारे पास सिंपली क्या होगा कि ये हमारे पास वेपर में जाएगा और ये भी हमारे पास क्या जाएगा, वेपर में जाएगा। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि जब हमारे पास बात कर रहे हैं प्योर, अगर हमारे पास सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट हमारे पास ज्यादा होगा। अब इसमें हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें हमारे पास वेपर कम फॉर्म होगा। अगर हमारे पास ज्यादा फॉर्म हुआ तो वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्वेंट का ज्यादा या कम? अरे ये वेपर ज्यादा बनेगा ना सॉल्वेंट का, तो ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा। तो अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो ये भाप हमारे पास जो होगा वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अगर प्रेशर बढ़ा तो जिस साइड प्रेशर बढ़ाएंगे उसका लिक्विड क्या होगा, मूव करेगा। और लिक्विड में कौन सा मूव करेगा, सिर्फ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमारे पास क्या होगा कि ऐसा बोल सकते हैं सॉल्वेंट है तो इसमें सॉल्यूट हमारे पास कुछ नहीं। तो ये अगर हमारे पास अगर सॉल्वेंट के बेस पे कंसंट्रेशन बोलेंगे तो प्योर हमारे पास सॉल्वेंट होगा तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा, सॉल्यूट है ही नहीं। या तो ऐसे अगर हम सॉल्यूट के बेसिस पे बोलेंगे तो सॉल्यूट के बेसिस पे बोलेंगे तो यहां पे सॉल्यूट है ही नहीं, कंसंट्रेशन क्या है, कम, मिनिमम बोल सकते हैं। तो किसके बेसिस पे बोल रहे हैं वो भी एक ख्याल रखना। अगर हम सॉल्यूट की, क्योंकि हम जो बात करेंगे वो नॉन वोलाटाइल की बात कर रहे हैं, तो नॉन वोलाटाइल क्या है, सॉल्यूट, लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट। तो यहां पे सॉल्वेंट ज्यादा मतलब कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन कम है सॉल्यूट के केस में। जब सॉल्वेंट के टर्म्स में बोलेंगे तब हमारे पास कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो हम लोग जो बात करेंगे वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आड़े कर रहे हो ना, बात समझ में आ रहा है?
तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास मान के चलते हैं कोई कंसंट्रेशन नहीं या बहुत कम होगा, तो लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूट का, और यहाँ पे कंसंट्रेशन हायर, यहाँ पे इसी वजह से तो वेपर कम बना है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम कंसिडर क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास है वो पी नॉट बी मानते थे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन का। तो हमें ये पता चल गया ना कि पी नॉट बी जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पीएस। तो अगर प्रेशर इसमें ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा लगाएगा तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे थ्रू एसपीएम। ये हमारे पास क्या था, एसपीएम। एसपीएम तो तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं है, एक झिल्ली होती है जिसमें छोटे छोटे होल्स होंगे, वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा, मतलब वाटर को अलाउ करेगा। अब देखो यहां से क्या होगा कि इससे हमारे पास मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, इसी चीज को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अब यहां पे हमारे पास समझना, अगर प्रेशर दोनों साइड सेम होता, अगर प्रेशर दोनों साइड सेम होता तो क्या हमारे पास कोई भी मूवमेंट देखने को मिलता, नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास कम था, तो यहां पे एक एडिशनल प्रेशर हम एक्सर्ट कर देंगे और इतना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कि यहां का जो प्रेशर होगा, एडिशनल प्रेशर लगाएंगे तो जितना प्रेशर ये हमारे पास पी नॉट बी होगा उतना ही प्रेशर इधर भी हो जाए। जैसे अगर इधर 5 एटीएम हमारे पास प्रेशर लग रहा था और इधर 3 एटीएम, क्योंकि वेपर कम बना तो एडिशनल कितना रिक्वायर्ड हुआ, 2 एटीएम। तो दो एटीएम रिक्वायर्ड है, वही हमारे पास कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। जब प्रेशर सेम हो जाएगा तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। या फिर बोल सकते जितना हमारे पास इधर सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा उतना ही सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, कोई चेंजेस ही नहीं होगा। क्या बात समझ में आया? तो जितना, अब यहां से समझना कि जितना ज्यादा हम सॉल्यूशन में सॉल्यूट डालेंगे, मतलब जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर कम बनेगा। वेपर कम होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो उतना ज्यादा हमें एडिशनल प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास डिपेंड कर गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अमाउंट्स पे, कि अगर हम ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा हमारे पास प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आया? तो ये भी अमाउंट पे डिपेंड कर गया। अब जो तुम जो पढ़ते हो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, वो सॉल्वेंट के बेस पे करते हो। यहां पे हम बात करेंगे सॉल्यूट के बेसिस पे। तो सॉल्यूट के बेसिस पे हमारे पास ये जो है वो क्या है, हायर हमारे पास क्या है, ये लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन किसके टर्म्स में, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूट। सॉल्वेंट ही तो पूरा है इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट। और अगर हम बोलेंगे हायर कंसंट्रेशन, जब हम लोग रिफर कर रहे हैं हायर कंसंट्रेशन, तो हायर कंसंट्रेशन किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट ज्यादा है। अब किसके टर्म्स में कंसंट्रेशन निकाल रहे हो, तो जो जनरली हम लोग जो कंसंट्रेशन निकालते हैं वो हमारे पास केमिस्ट्री में निकालते हैं सॉल्यूट के टर्म में ना। सॉल्यूट को हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं ना लिक्विड में, तो लोअर कंसंट्रेशन। अब ये लोअर कंसंट्रेशन से कहां हमारे पास मूव कर रहा है, हायर कंसंट्रेशन। और हायर कंसंट्रेशन अगर सॉल्वेंट का कंसीडर करेंगे तो लोअर। ये हमारे पास हायर कंसंट्रेशन और ये लोअर कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन किसके बेसिस पे ले रहे हो वो डिपेंड कर जाएगा। केमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे सॉल्यूट के बेसिस पे। क्लियर इतनी बात है? तो ये जो हमारे पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो सॉल्यूशन में जा रहा है उसी को ऑस्मोसिस बोलेंगे। ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए जो एडिशनल प्रेशर लगाया जाएगा, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहां पे दूसरा समझना, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस समझ में आया, सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन में मूव करेगा। अगर हमारे पास सॉल्यूशन से हमारे पास सॉल्वेंट पार्टिकल्स अगर प्योर में शिफ्ट होने लगेगा तो इसको उल्टा बोल देंगे, रिवर्स। तो रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अब यहां से समझना, क्या ये ऑस्मोसिस के लिए हमारे पास कुछ करना पड़ा कि अपने आप हो रहा है? अपने आप हो रहा ना ऑस्मोसिस। इस हमारे पास पार्टिकुलर टेम्परेचर पे लेंगे, वेपर इसका ज्यादा बनेगा, इसका कम बनेगा, ज्यादा बनेगा तो इसका प्रेशर ज्यादा लगाएगा, तो ये अपने आप मूव करेगा। कोई हमें कुछ करना पड़ रहा नहीं करना पड़ रहा है। मगर जब हमें उल्टा करना पड़ेगा तो वो तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, अपने आप तो नहीं होगा, तो हमें करने की जरूरत पड़ेगा। तो जब आप आरओ खरीदते हो या आरओ देखते हो तो आरओ बिना बिजली का चलता है क्या? नहीं चलता। तो जो आरओ होता है ना, वो जैसे अगर मान के चलो कभी हम बात करते हैं यहाँ 5 एटीएम है और यहाँ पे प्रेशर 3 एटीएम है, तो 2 एटीएम एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड था। अगर 2 एटीएम से ज्यादा लगा दोगे तो इधर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा।
तो फिर सॉलिड पार्टिकल्स इधर मूव करने लगेगा। तो यही तो है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए जो हमारे पास जो मशीन लगा होता उसमें कुछ नहीं होता, बस प्रेशर एक्स्ट्रा लगा देता है। तो प्रेशर ज़्यादा कर दिया, जितना ज़रूरत था उतना से ज़्यादा, तो सॉलिड पार्टिकल्स मूव करने लगा, तो उल्टा होने लगा, तो रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बात समझ में आया? क्यों होता है, कैसे होता है, क्लियर? और जितना ज़्यादा हम सॉल्यूट डालेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास वेपर प्रेशर कम होगा, तो बाहर से उतना ज़्यादा प्रेशर लेना पड़ेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमारे पास क्या हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इतनी बातें क्लियर? कितने बजे तक था क्लास हमारा? 2 लाइन लिख के जाओगे, अब 2 ही तो क्लास है। अब गाली दो, जो करो लिख के जाओ, खत्म करना है ना। Solvent have higher pressure. अच्छा, two लिक्विड हमारे पास 2 लिक्विड ले रहे हैं। 2 लिक्विड कौन कौन सा ले रहे हैं? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। 2 liquids are separated by semi-permeable membrane. Then solvent have higher pressure. Solvent have higher vapor pressure than solution. So solvent particle start to move from solvent to solution. This phenomena is called osmosis. To prevent the osmosis, extra pressure exerted by extra pressure is required. This pressure is known as osmotic pressure. इतनी बातें समझ में आ गई? अरे लिखने से 2 मिनट बाद जाना। अरे बात समझ में आ गया ना? ऑस्मोसिस आप समझा सकते हो किसी को भी? क्या होता है? कहाँ बोल रही, जोर से बोलना। नहीं समझ में आया? उसको बोल रहे हैं। ये यहाँ पे जो लिखे हैं वो भी बात समझ में आ गया कि 2 लिक्विड को एसपीएम के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, सेपरेट रख रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि सॉल्वेंट के साइड हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा, और सॉल्वेंट का प्रेशर अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, हमारे पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, और इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। और जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक छोटा सा पॉइंट कि हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन रखोगे उतना हमारे पास प्रेशर कम क्रिएट होगा, तो उतना ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से वो क्या हो गया, अमाउंट्स पे डिपेंड कर रहा है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
क्या लिखने वाले थे, क्या लिखने वाले थे रे? बोले क्या अभी? हाँ, बहुत अच्छे। ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर sorry, higher the concentration, higher the concentration of solution, higher the lower its vapor pressure, vapor pressure. So it depends upon depends upon amount of solute. That's why it is known as colligative property. जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर जाए उसी प्रॉपर्टी को तो बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? अरे बोल ना रे, हाथ बढ़ा के हमारे साथ इशारा कर रहा था इसलिए हम पूछे। खत्म करते हैं क्लास, बस रुक जाओ, मेरे को रिकॉर्डिंग बंद करने दो।